चैप्टर 7 किशोर स्वास्थ्य जागरूकता और विकास ढांचा। शैक्षणिक प्रशासकों के लिए एक मार्गदर्शिका। एक प्रस्तावना। किशोरावस्था का रणनीतिक महत्व। किशोरावस्था 11-19 वर्ष मानव जीवन का वह रणनीतिक सेतु है जो बचपन की निर्भरता और वयस्कता की स्वायत्तता को जोड़ता है। शैक्षणिक प्रशासकों के लिए ये समझना अनिवार्य है कि यह केवल एक जैविक आयु वर्ग नहीं, बल्कि परिवर्तन की एक गहन अवधि है, जहां शरीर प्रजनन परिपक्वता रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की ओर अग्रसर होता है। इस चरण का प्रारंभ प्यूबर्टी से होता है, जिसमें शारीरिक वृद्धि की गति अचानक तीव्र हो जाती है। टीनेजर्स शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के टीन्स 13 से 19 वर्ष से हुई है, जो इस संक्रमणकालीन अवस्था की विशिष्ट पहचान है। एक रणनीतिकार के रूप में प्रशासकों को इन परिवर्तनों को छात्रों के समक्ष एक प्राकृतिक प्रक्रिया नेचुरल प्रोसेस के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। जब हम शारीरिक परिवर्तनों को सामान्य विकास के मील के पत्थर के रूप में देखते हैं, तो हम छात्रों के भीतर उत्पन्न होने वाली झिझक और आत्मचेतना को आत्मविश्वास में बदल सकते हैं। 2. शारीरिक विकास के मानक और ऊंचाई की निगरानी। किशोरावस्था का सबसे प्रत्यक्ष संकेत ऊंचाई में अचानक वृद्धि है, जो हाथों और पैरों की लंबी अस्थियों लॉन्ग बोन्स के खिंचाव के कारण होती है। प्रशासकों को स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड में डेटा आधारित निगरानी को प्राथमिकता देनी चाहिए। विकास दर और रणनीतिक डेटा विश्लेषण। स्रोत के आंकड़ों के अनुसार प्रारंभिक किशोरावस्था 11 वर्ष में लड़कियां अपनी कुल संभावित ऊंचाई का 88% प्राप्त कर लेती हैं, जबकि लड़के केवल 81% तक पहुंचते हैं। प्रशासकों के लिए ये जानना आवश्यक है कि लड़कियां शुरुआत में लड़कों की तुलना में तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन 18 वर्ष की आयु तक दोनों ही अपनी अधिकतम संभावित ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं। ये जानकारी सह शिक्षा परिवेश में छात्रों के बीच शारीरिक भिन्नता के कारण होने वाले तनाव को कम करने में सहायक है। ऊंचाई की गणना हेतु प्रशासनिक उपकरण। स्कूल नर्स या स्वास्थ्य प्रभारी छात्रों के विकास को ट्रैक करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। अनुमानित पूर्ण ऊंचाई cm = वर्तमान ऊंचाई cm वर्तमान आयु में पूर्ण ऊंचाई का प्रतिशत गुना 100। नोट: प्रतिशत मान के लिए स्रोत में दी गई आयु तालिका का संदर्भ लें। वंशानुगत कारक जेनेटिक फैक्टर। प्रशासकों को ये स्पष्ट करना चाहिए कि ऊंचाई काफी हद तक माता-पिता से प्राप्त जीन्स पर निर्भर करती है। हालांकि संतुलित पोषण इस ब्लूप्रिंट को साकार करने के लिए आवश्यक ईंधन है, लेकिन अंतिम परिणाम माता-पिता से प्राप्त आनुवंशिक जानकारी द्वारा ही निर्धारित होता है। 3. हार्मोनल वास्तुकला और स्टाफ हेतु एंडोक्राइन साक्षरता। किशोरों में होने वाले सभी शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तन अंतःस्रावी ग्रंथियों एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा नियंत्रित होते हैं। प्रशासकों को अपने स्टाफ को ये समझाना चाहिए कि ये ग्रंथियां नलिका विहीन डक्टलेस होती हैं और अपने स्राव हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ती हैं। इसके विपरीत पसीने और तेल ग्रंथियां बहिःस्रावी होती हैं, जो नलिकाओं के माध्यम से स्राव करती हैं। प्रमुख ग्रंथियों की रणनीतिक भूमिका। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मास्टर ग्रंथि है जो अन्य सभी ग्रंथियों के स्राव और ग्रोथ हार्मोन को नियंत्रित करती है। वृषण और अंडाशय ये क्रमशः टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का उत्पादन करते हैं, जो माध्यमिक यौन लक्षणों के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। थायराइड और अग्न्याशय क्रमशः थायरॉक्सिन घेघा गोइटर की रोकथाम और इंसुलिन मधुमेह प्रबंधन के लिए अनिवार्य हैं। एड्रीनल ग्रंथि एड्रीनल ग्लैंड ये
एड्रीनेलिन का स्राव करती है। प्रशासकीय दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छात्रों में परीक्षा के तनाव, क्रोध और घबराहट के प्रबंधन में केंद्रीय भूमिका निभाती है। कंठमणि, एडम्स एप्पल और बुलिंग रोकथाम, लड़कों में स्वरयंत्र, लैरिंक्स, विकसित होकर गले के सामने उभरे हुए भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे कंठमणि, एडम्स एप्पल कहते हैं। इस दौरान स्वरयंत्र की मांसपेशियों के अनियंत्रित विकास के कारण लड़कों की आवाज फटने, वॉइस क्रैक की समस्या होती है। प्रशासकों को शिक्षकों को इस प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए, क्योंकि यह अक्सर स्कूल में बुलिंग और उपहास का कारण बनता है। 4. प्रजनन स्वास्थ्य और मासिक धर्म चक्र प्रबंधन। प्रजनन परिपक्वता के साथ छात्रों को वैज्ञानिक जानकारी देना प्रशासकीय जिम्मेदारी है ताकि वे सामाजिक भ्रांतियों का शिकार न हों। मासिक धर्म चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यह 28-30 दिनों की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें प्रथम रक्तस्राव को रजोदर्शन, मेनाकी और 45-50 वर्ष की आयु में इसके स्थायी ठहराव को रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज कहा जाता है। प्रशासकीय सतर्कता, स्टाफ को सूचित किया जाना चाहिए कि शुरुआत में मासिक धर्म चक्र अनियमित, इरेग्युलर हो सकता है। ये सामान्य है और इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्वच्छता प्रोटोकॉल, स्कूल परिसरों में सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता और हर 4-5 घंटे में इसे बदलने की जागरूकता आवश्यक है। प्रशासकों को रसोई में प्रवेश निषेध जैसे मिथकों का वैज्ञानिक खंडन करना चाहिए और इसे स्वास्थ्य और स्वच्छता के मुद्दे के रूप में स्थापित करना चाहिए। 5. मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास। किशोरावस्था मस्तिष्क की सीखने की अधिकतम क्षमता का समय है। इस दौरान किशोर अधिक स्वतंत्र और आत्म जागरूक हो जाते हैं। शारीरिक परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बैठाने के प्रयास में वे अक्सर असुरक्षा, इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। स्कूल प्रशासकों को छात्रों को यह आश्वस्त करना चाहिए कि यह असुरक्षा विकास का एक हिस्सा है और उन्हें निर्णय लेने के अवसरों में शामिल कर उनकी इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देनी चाहिए। 6. पोषण संबंधी ढांचे और दृश्य सहायक सामग्री। तीव्र विकास के लिए संतुलित आहार अनिवार्य है। पोषण को विकास के ईंधन के रूप में देखा जाना चाहिए। पोषण चेकलिस्ट, लोहा, आयरन, रक्त निर्माण के लिए अनिवार्य पत्तेदार सब्जियां, गुड़, आंवला, प्रोटीन व खनिज, मांसपेशियों और हड्डियों की मजबूती के लिए दूध, दालें, मांस। जंक फूड निषेध, चिप्स और पैक फूड स्वादिष्ट हो सकते हैं, लेकिन उनमें पोषण की कमी होती है। रणनीतिक सुझाव, प्रशासकों को स्कूल की दीवारों पर पोषण और किशोर स्वास्थ्य से संबंधित पोस्टर और विज्ञापन स्रोत की गतिविधि 7.5 के अनुसार प्रदर्शित करने चाहिए ताकि निरंतर दृश्य शिक्षण होता रहे। 7. सामाजिक कल्याण और जोखिम निवारण रणनीति। एक रणनीतिक प्रशासक के रूप में छात्रों को बाहरी जोखिमों से बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। नशीली दवाएं, ड्रग्स, जिज्ञासावश या सहकर्मियों के दबाव में ली गई ड्रग्स व्यसन का रूप ले लेती हैं। छात्रों में ना कहने का कौशल विकसित करना अनिवार्य है। HIV, एड्स, इसके संक्रमण के वैज्ञानिक आधार, संक्रमित सुई, असुरक्षित संबंध, पीड़ित मां से स्तनपान के बारे में जागरूकता फैलाना सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा है। विवाह की कानूनी आयु, बाल विवाह के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए। लड़कियां 18, लड़के 21। कम उम्र में गर्भधारण मां और शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए घातक है। लिंग निर्धारण एक सामाजिक सुधार बिंदु।
प्रशासकों को सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों में यह वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे का लिंग, लड़का या लड़की, पूरी तरह से पिता के गुणसूत्रों X और Y पर निर्भर करता है। माता में केवल X गुणसूत्र होते हैं। लिंग निर्धारण के लिए मां को दोषी ठहराना न केवल वैज्ञानिक रूप से गलत है, बल्कि घोर अन्यायपूर्ण भी है। निष्कर्ष शैक्षिकी प्रशासकों को किशोरों के लिए एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना चाहिए जो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हो और सहानुभूति से भरा हो। सही जानकारी, पोषण और संवेदनशीलता के माध्यम से ही हम स्वस्थ और जिम्मेदार युवा पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। किशोरावस्था एवं यौवनारंभ एक व्यापक सारांश। कार्यकारी सारांश ये दस्तावेज मानव विकास के उस महत्वपूर्ण चरण का विश्लेषण करता है जिसे किशोरावस्था एडोलेसेंस कहा जाता है। यह अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होकर 18 या 19 वर्ष तक चलती है। इस अवधि के दौरान शरीर में व्यापक शारीरिक, मानसिक और हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, जो अंततः जनन परिपक्वता रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की ओर ले जाते हैं। मुख्य निष्कर्षों में यौवनारंभ प्यूबर्टी के दौरान होने वाले शारीरिक बदलाव, अंतःस्रावी ग्रंथियों एंडोक्राइन ग्लैंड्स की भूमिका, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया और किशोरों के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। 1. किशोरावस्था और यौवनारंभ की परिभाषा। किशोरावस्था जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणामस्वरूप जनन परिपक्वता आती है। इसे टीनेजर्स की अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि यह अंग्रेजी के टीन्स 13 से 19 वर्ष की आयु के बीच होती है। यौवनारंभ किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों की शुरुआत को यौवनारंभ कहते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण संकेत लड़कों और लड़कियों में जनन क्षमता का विकास है। जनन परिपक्वता के साथ ही यौवनारंभ समाप्त हो जाता है। 2. यौवनारंभ के दौरान होने वाले प्रमुख शारीरिक परिवर्तन। यौवनारंभ के दौरान शरीर में कई स्पष्ट और आंतरिक परिवर्तन होते हैं। क लंबाई में वृद्धि यह इस काल का सबसे प्रमुख परिवर्तन है। हाथ और पैरों की लंबी अस्थियों की लंबाई बढ़ती है, जिससे व्यक्ति लंबा हो जाता है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती हैं। लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। लंबाई मुख्य रूप से माता-पिता से प्राप्त जीन्स पर निर्भर करती है। ख शारीरिक आकृति में परिवर्तन। लड़कों में कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं और शारीरिक पेशियां अधिक स्पष्ट और गठी हुई दिखाई देती हैं। लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। ग स्वर में परिवर्तन। लड़कों का स्वर यंत्र लैरिंक्स विकसित होकर बड़ा हो जाता है, जिसे गले के बाहर एडम्स एप्पल या कंठमणि के रूप में देखा जा सकता है। इससे लड़कों की आवाज गहरी या फटने लगती है। लड़कियों का स्वर यंत्र छोटा होता है और उनकी आवाज उच्च तारत्व हाई पिच्ड वाली होती है। घ स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की सक्रियता। किशोरावस्था में स्वेट और तेल सेबेशियस ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है, जिसके कारण कई किशोरों के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे होने लगते हैं। 3. हार्मोन्स की भूमिका और अंतःस्रावी ग्रंथियां। किशोरावस्था के सभी परिवर्तन हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा सीधे रक्त में स्रावित किए जाते हैं। ग्रंथि हार्मोन मुख्य कार्य प्रभाव। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी
वृद्धि हार्मोन विकास को नियंत्रित करना और अन्य ग्रंथियों को उत्तेजित करना। वृषण, टेस्टीज, टेस्टोस्टेरोन लड़कों में शुक्राणु उत्पादन और शारीरिक परिवर्तन, दाढ़ी मूंछ। अंडाशय, ओवरी, एस्ट्रोजन लड़कियों में स्तन विकास और अंडाणु परिपक्वता। थायराइड, थायरॉइड, थायरॉक्सिन इसकी कमी से गोइटर नामक रोग होता है। अग्न्याशय, पैंक्रियास, इंसुलिन इसकी कमी से मधुमेह, डायबिटीज होता है। एड्रीनल, एड्रीनलिन क्रोध, चिंता और उत्तेजना के समय तनाव का संयोजन। 4. गौण लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये वे लक्षण हैं जो लड़कों और लड़कियों को पहचानने में सहायता करते हैं। लड़कियों में स्तनों का विकास और दुग्ध ग्रंथियों का बनना। लड़कों में चेहरे पर बालों का आना, दाढ़ी मूंछ और सीने पर बालों का उगना। दोनों में बगल और जांघ के ऊपरी हिस्से, प्यूबिक क्षेत्र में बाल आना। 5. मानव में जनन काल की अवधि। मानव में जनन क्षमता एक निश्चित आयु तक ही सीमित रहती है। स्त्रियों में जनन काल यौवनारंभ 10-12 वर्ष से शुरू होकर लगभग 45-50 वर्ष की आयु तक चलता है। रजोदर्शन, मेनाकी, पहला ऋतुस्राव जो यौवनारंभ में होता है। रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज, 45-50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव का रुक जाना। ऋतुस्राव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। इसमें अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना और निषेचन न होने पर रक्तस्राव शामिल है। 6. संतति का लिंग निर्धारण। शिशु के लिंग का निर्धारण निषेचित अंडाणु या युग्मनज ज़ाइगोट में उपस्थित गुणसूत्रों, क्रोमोसोम्स द्वारा होता है। मनुष्य की कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से एक जोड़ा लिंग सूत्र X और Y होता है। स्त्रियों में 2 XX गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों में एक X और एक XY गुणसूत्र होता है। यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, तो मादा, लड़की, विकसित होती है। यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, तो नर, लड़का, विकसित होता है। निष्कर्ष, बच्चे के लिंग के लिए उसकी मां नहीं, बल्कि पिता के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। 7. किशोरों का स्वास्थ्य और पोषण। तीव्र वृद्धि के कारण किशोरों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार, भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिजों का पर्याप्त समावेश होना चाहिए। लोहा, आयरन तत्व रुधिर निर्माण के लिए आवश्यक है। हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मांस आदि। व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वेद ग्रंथियों की सक्रियता के कारण प्रतिदिन स्नान और सफाई आवश्यक है, अन्यथा जीवाणु संक्रमण का खतरा रहता है। शारीरिक व्यायाम, ताजी हवा में टहलना और खेलना शरीर को चुस्त और स्वस्थ रखता है। नशीली दवाओं, ड्रग्स का निषेध। किशोरों को भ्रामक प्रचार या तनाव के कारण ड्रग्स की ओर नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि इनकी लत स्वास्थ्य और खुशी दोनों को बर्बाद कर देती है। एड्स जैसे घातक रोग भी संक्रमित सुई, सिरिंज के उपयोग से फैल सकते हैं। 8. सामाजिक और कानूनी पहलू। विवाह की कानूनी आयु। भारत में लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। कम उम्र में मातृत्व मां और संतान दोनों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और यह किशोरियों के व्यावसायिक अवसरों को भी कम करता है। भ्रांतियों का खंडन। समाज में व्याप्त भ्रांतियां, जैसे ऋतुस्राव के समय रसोई में काम न करना या बच्चे के लिंग के लिए मां को जिम्मेदार ठहराना, पूरी तरह निराधार और वैज्ञानिक तथ्यों के विपरीत हैं। इनका परित्याग किया जाना चाहिए।